तो हेलो भाई लोगों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लाया हूँ जिसके लिए मैंने पिछले 3 दिनों से पूरा इंटरनेट छान मारा है। टोटल 91 सीक्रेट्स हैं और मैं गारंटी देता हूँ कि इनमें से कुछ तो आपने बिल्कुल नहीं सुने होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप सब जानते हो कि बिग मॉम का गोल था कि उसके पास हर एक रेस का कम से कम एक बच्चा हो। इसके लिए ऑब्वियसली उससे बहुत सारे हस्बैंड चाहिए, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वो उन्हें ढूंढती कैसे थी? I mean, वो समुंदर की सबसे खूबसूरत पायलट तो नहीं है, एंड जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वो प्यार से काम करने वाली एक औरत तो बिल्कुल नहीं है। जैसे ही उसे कोई पसंद आता है जिसके साथ उसे बच्चा चाहिए, वो उसे सीधा किडनैप कर लेती थी और बच्चा पैदा होने के बाद उस हस्बैंड को तुरंत लात मार के निकाल देती थी और उसे अपने बच्चों से मिलने की भी इजाजत नहीं देती थी। लेकिन बिग मॉम के बच्चों में से मैं इस एक बच्चे से कभी नहीं मिलना चाहूंगा। जोको का डेविल फ्रूट उसे अपने पेट घिसकर एक जिनी फाइटर को समन करने देता है। अगर वो बहुत बार ऐसा करता है तो जिनी के बदले एक जोरदार पाद निकलता है। हाँ, शायद ये एक मिनिस्टर ऑफ बीन्स होने का एक ड्रॉबैक है। आप में से ज्यादातर लोगों को पता है कि सारे एडमिरल्स के नाम एक कलर और एक एनिमल पर रखे गए हैं। जैसे अकाइनु का मतलब होता है रेड डॉग, किजारो का येलो मंकी एंड सो ऑन। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि उन्हें ये निकनेम्स देता कौन है? किसी रीजन से मरीन के पास एक पूरा डिवीजन है जिनका काम ही है फाइटर को ऐसे निकनेम देना, एंड इस डिवीजन का हेड है नाजू कगारी, जिसका नाम का मतलब ही है नाम चाहिए क्या। और फन फैक्ट की बात हो और लूफी के दिए गए लेजेंडरी निकनेम्स का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। कुछ एग्जांपल है पेंगुइन, गाय, कैबेज और पाइनएप्पल। लेकिन क्या आपने कभी नोटिस किया कि वो हर मिलने वाले इंसान को निकनेम देता है, पर उसने अपने क्रूमेट्स को कभी कोई निकनेम नहीं दिया? इसका रीजन बहुत सिंपल है। देखो, लूफी लोगों को निकनेम इसलिए देता है क्योंकि वो उनकी इतनी परवाह नहीं करता कि उनका असली नाम याद रखे, लेकिन जब वो क्रू का हिस्सा बन जाते हैं तो वो उनके असली नाम ही यूज करता है। अच्छा, नामी का सपना है पूरी दुनिया का मैप बनाना, लेकिन वो ये कैसे करेगी? क्या वो सारी जगह याद रखेगी और फिर मेमोरी से ड्रॉ करेगी? बिल्कुल नहीं, वो तो इम्पॉसिबल होगा। भले ही हम उसे शो में ड्रॉ करते कम ही देखते हैं। ओडा ने रिवील किया है कि हर रात डिनर के बाद नामी उस एरिया का मैप बनाती है जहाँ से वो उस दिन गुजरी है, बिना एक भी दिन मिस किए। चोपर ने कुछ बार मेंशन किया है कि वो ह्यूमंस की तरह अट्रैक्टिव नहीं है क्योंकि वो आखिर का एक रेंडियर था। इसी वजह से बहुत लोगों ने सोचा कि उसे कभी सच्चा प्यार नहीं मिलेगा, लेकिन फिर हमें इंट्रोड्यूस कराया गया मिल्की से, जो जू पर एक रेंडियर मिंक है। चोपर को उससे पहली नजर में प्यार हो गया और वो दुनिया की एक लौती इंसान या रेंडियर बन गई जिसे वो डेट करना चाहता है। ड्रेसरोसा में डोफ्लेमिंगो को हराने के बाद क्या स्ट्रॉ हैट्स मेंबर की बाउंटी 50 मिलियन बेरीज बढ़ गई? भले ही उनमें से कुछ ने फाइट में अहम हिस्सा भी नहीं लिया था। इसका रीजन ये है कि मरीन ठीक से ये नहीं बता सकते कि किसने किससे लड़ा और उसको नंबर्स में कैसे ट्रांसलेट करें, तो वो बस सबकी बाउंटी में एक फ्लैट अमाउंट जोड़ देते हैं। ऐसा फिर से हुआ जब ओनिजागामा रेड के बाद ज्यादातर स्ट्रॉ हैट्स की बाउंटी 300 मिलियन बढ़ा दी गई। आपने शायद नोटिस किया होगा कि सी रेस्टोरेंट ब्राइटेरिया टाइम के साथ काफी बड़ा हो गया है। हम चैप्टर 92 में साफ देख सकते हैं कि वो कितना बड़ा है, लेकिन जो चीज आपको नहीं पता वो ये है कि सांजी के जाने के बाद 2 और ब्राइटेरिया रेस्टोरेंट खुल चुके हैं। पहला पैटी चलाता है और वो एक अंडर वाटर रेस्टोरेंट है, जबकि दूसरा केरेन चलाता है और वो ओरिजिनल बैटरिया जैसा ही दिखता है, बस सामने एक बहुत बड़ा सांजी का स्टैचू लगा हुआ है। लगता है सांजी की पॉपुलैरिटी ने बिजनेस को काफी बूस्ट किया है। यार, मैं हमेशा से सोचता था कि स्वीट कमांडर क्रैकर के बालों के टिप पर ये क्रैकरल करने वाली चीज क्या है? एक SBS में ओडा से यही सवाल पूछा गया और उनका जवाब बहुत ही रिडिकुलस था। पता चला कि क्रैकर बनाते वक्त ओडा को खुद नहीं पता था कि ये क्रैकलिंग चीजें क्या है, लेकिन उन्होंने उन्हें रखा क्योंकि उन्हें लगा कि वो उसको कूल दिखाता है। जब सांजी की बाउंटी पहली बार इशू हुई थी तो उसका फोटो एक ड्राइंग था, फोटो नहीं। कभी सोचा है ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कोई क्रिएटिव समवन सांजी का फोटो लेते वक्त कैमरे से कैप हटाना भूल गया था। वो समवन था अटैचन, जो मरीन फोटोग्राफी डिपार्टमेंट का हेड था, लेकिन उससे 56 और बार कैमरे से कैप हटाना भूलने के बाद फायर कर दिया गया। लेकिन मैं गारंटी देता हूँ कि आप में से शायद ही किसी ने ओडा का ये छोटा सा चेंज नोटिस किया होगा। देखो, शो के शुरुआत में हमने सैंक्स और उसके क्रू को बियर मग से अल्कोहल पीते देखा, लेकिन कुछ टाइम बाद सभी पायरेट्स इन बैरल जैसे मग से पीने लगे। ओडा ने रिवील किया कि उसने ये चेंज इसलिए किया क्योंकि वो ये इम्प्लाई नहीं करना चाहता था कि सब अल्कोहल ही पी रहे हैं, क्योंकि सारे कैरेक्टर ड्रिंकिंग एज के नहीं हैं, एंड जिसकी एज जापान में 20 है। पर हम सब अग्री कर सकते हैं कि बैरल मग्स रेगुलर वाले से ज्यादा कूल लगते हैं। आप सबको इम्पल डाउन का न्यू कामा लैंड याद है ना, जहाँ बोन क्ले ने प्रिजनर
प्रिजनर्स को लीड किया था, लेकिन कभी सोचा है कि ये जगह बनी कैसे और प्रिजन गार्ड्स को इसके बारे में पता क्यों नहीं था। देखो, रेवोल्यूशनरी आर्मी ज्वाइन करने से पहले मोरले, जो वेस्ट डिवीजन का कमांडर है, एक बहुत बुरा पायरेट था। उसे उसके कामों के लिए इम्पेल डाउन में बंद कर दिया गया था, लेकिन वो अपने डेविल फ्रूट से भाग गया, जो उससे जमीन को मैनिपुलेट करने की ताकत देता है। कई सालों बाद इवोंगा को ये खाली जगह एक्सीडेंटली मिली और उसने इसे न्यू कामालैंड बना दिया। और हाँ, भले ही मोरले और इवोंगा दोनों रेवोल्यूशनरी आर्मी के हाई रैंकिंग ऑफिशियल हैं, इवोंगा को अभी तक नहीं पता कि मोरले ने ही वो जगह खोदी थी। चैप्टर 1 में जब बैंडिट हिगुमा ने बार के दरवाजे पर लात मारकर उसे तोड़ दिया था, तो वहाँ पर कुछ अजीब हुआ था। कुछ पेजेस बाद ही वही दरवाजा मैजिकली ठीक हो गया। ऐसा कैसे हुआ? वेल, फैंस के सवाल का जवाब देते हुए ओडा ने बताया कि इसे मोकोमो नाम के कैरेक्टर ने ठीक किया था। वो एक छोटा गुस्से वाला आदमी है जो टूटी चीजें देखकर खुद को रोक नहीं पाता। जोक्स असाइड, साफ है कि ओडा टूटा हुआ दरवाजा बनाना भूल गया। हमने शो में देखा है कि बेजान चीजें भी डेविल फ्रूट खा सकती हैं, जैसे स्पैडम की तलवार जिसने एलिफेंट फ्रूट खाया, या मिस्टर 4 का बजूका जिसने दाशुंदो फ्रूट खाया। भले ही हमें नहीं पता कि ये चीजें फ्रूट खाती कैसे हैं। एक और एग्जांपल है जो आपने मिस कर दिया होगा। वानो में सिकोई के घर में अगर आप ध्यान से देखें तो आपको एक जिंदा चाय की केतली दिखेगी। इसका नाम है बनबुको और इसने इनु इनु नोमी मॉडल तांक्यू खाया है, जिससे वो एक जिंदा तांकी बन गई। लेकिन अब जबकि वो जिंदा है और चीजें फील कर सकती है, उसे चाय गर्म करने के लिए यूज नहीं किया जा सका, क्योंकि गर्म चाय होने की वजह से वो जल जाती है। अब ये जो ट्रांसपोंडर स्लेन्स है, ये काफी अजीब प्राणी है। वो फोन की तरह काम करते हैं और बोलने वाले का चेहरा भी मिमिक कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो जिंदा हैं और उनके इमोशन भी होते हैं। तो अगर एक ट्रांसपोंडर स्नेल को नींद आ रही है या भूख लगी है, तो शायद वो अपनी मिमिकिंग एबिलिटी यूज नहीं कर सका। चलो एक फैक्ट बताता हूँ कि जो सिर्फ मांगा रीडर्स जानते हैं। अगर आपने कभी वन पीस मांगा पढ़ी है तो आपने हर चैप्टर के शुरू में कवर पैनल नोटिस किया होगा। वेल, जब आप इन पैनल्स को मल्टीपल चैप्टर्स में जोड़ते हैं तो आपको एक पूरी मिनी स्टोरी मिलती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन मिनी स्टोरीज में आने वाले कैरेक्टर्स अक्सर बड़े मेन स्टोरी में दिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक और स्टोरी में लुलुसिया का लोगों ने जब एस को नदी में फेंक दिया था, तब उसे मोडा नाम की एक दूध बेचने वाली लड़की ने बचाया था। और कई चैप्टर्स बाद जब पी बियर्ड ने लुलुसिया पर अटैक किया तो उसे हराने वाली और कोई नहीं बल्कि मोडा ही थी। क्या आपने कभी जानना चाहा है उस मेंढक की बैक स्टोरी जो ऊसो के सर पर बैठा रहता था जब वो टोड बेचता था? शायद नहीं, पर सुनो, उसका नाम है गामा कोइनोसुके। एक दिन वो चिल कर रहा था जब उसने एक सांप देखा। वो डर गया और खतरे से बचने के लिए वहाँ पर पहले खड़े इंसान पर कूद गया, जो कि था ऊसोप। और अच्छा हुआ कि वो ऊसोप पर लैंड हुआ, क्योंकि जैसे ही ऊसोप ने सांप को देखा वो फुल स्पीड में वहाँ से भाग गया। गामा ने फिर डिसाइड किया कि वो और डेंजरस सिचुएशन से बचने के लिए ऊसोप के सिर पर ही रहेगा। एंड सबसे बड़ी चीज, बहुत लोग डोफ्लेमिंगो को स्पाइडरमैन से कंपेयर करते हैं, क्योंकि वेब स्लिंगिंग एबिलिटीज की वजह से, और इसलिए भी क्योंकि डोफी के ग्लासेस स्पाइडरमैन की आंखों जैसे दिखते हैं। लेकिन जब ओडा से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि स्पाइडरमैन जापान में हाल ही में पॉपुलर हुआ है और उन्होंने इंस्पिरेशन एक बिल्कुल अलग कैरेक्टर से ली थी। वो कैरेक्टर है कामा राइडर सुपर 1 और आप उनकी आंखों में साफ रिजेंबल देख सकते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि जिसने भी डेविल फ्रूट खाया है उसने कहा है कि इसका टेस्ट बहुत बुरा होता है, लेकिन जब मोमोस्के ने इसे खाया तो उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा और इबुरी के लोगों ने तो उसे डिलीशियस भी कहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन सब ने स्माइल डेविल फ्रूट खाया था, जिन्हें सीजन ने मॉडिफाई करके उनका बुरा टेस्ट हटा दिया था, एंड जिसके कारण से वो नॉर्मल फूड जैसे ही टेस्ट करते थे। वन पीस में हजारों कैरेक्टर होने की वजह से ओडा अक्सर डिजाइन के लिए इंस्पिरेशन लेता है, जैसे कि एडमिरल्स, जो सब फेमस जापानीज एक्टर पर बेस्ड हैं, लेकिन कुछ काम जाने माने इंस्पिरेशन भी हैं। फॉर एग्जांपल, शिम्बो जो कुजो की फैमिली की रिट्रेनर है, वो फेमस जापानीज कॉमेडियन नाओमी वातामे जैसी दिखाने के लिए बनाई गई थी। भले ही कॉन्स्तु एक कापा जैसा दिखता है, उसके ग्रीन स्किन और चोंच जैसे मुंह की वजह से वो असल में कापा नहीं है, क्योंकि कापा वन पीस की दुनिया में एक्ट ही नहीं करते। तो अगर वो कापा नहीं है तो वो क्या है? वेल, कामात्सु असल में एक टाइगर पफर फिशमैन है। वो कापा जैसा एक्ट इसलिए करता है क्योंकि उसकी माँ ने उसे ऐसा करने को कहा था, ताकि लोग उसे फिशमैन होने की वजह से डिस्क्रिमिनेट ना करें। शो में हमने कुछ कैरेक्टर्स देखे हैं जिनके सर अजीब तरीके से बड़े हैं। नेचुरली इतने सारे बड़े सर देखकर आपके मन में सवाल आएगा, किसका सर सबसे बड़ा है? वेल, पहले तो क्योंकि वेगापंक ने अपने सर छोटा कर लिया है तो वो बंदा डिस्क्वालिफाइड हो जाता है यहाँ पर, वरना नहीं तो वही जीता। अब उसके ना जीते हुए पूरे वन पीस में सबसे बड़ा सर वाइस एडमिरल स्ट्रॉबेरी का है, जिसका सर हर बार दुखी होने पर और बड़ा हो जाता है। वैसे बड़ा सर काफी कूल है ना, पर जानते हो उससे भी कूल क्या है? बड़ी नाक। तो आपको क्या लगता है पूरे वन पीस में सबसे लंबी नाक किसकी है? उसो आपको सुनकर
हैरानी होगी कि भले ही उसो की नाक 13 सेंटीमीटर लंबी है, वो शो में सिर्फ छोटी सबसे लंबी नाक है। यस, आपने सही सुना। कैटरीना डिवोन और आलोंग दोनों की नाक उसोप से लंबी है, जबकि सबसे लंबी नाक टाइटैनिक कैप्टन वॉस को शूट की है। लगता है उसोप को नंबर 1 बनने के लिए अभी और झूठ बोलना पड़ेगा। लेकिन ओडा ने चैप्टर 977 में एक छोटा सा सीक्रेट छुपाया है जो मुझे हैरानी है कि किसी ने अभी तक नहीं ढूंढा। वेल, मुझको खुद इसे ढूंढने में 10 मिनट लगे और मैं जानबूझकर ढूंढ रहा था। इस चैप्टर की शुरुआत में नामी और कुछ स्ट्रो हेड जिनमें को हक कर रहे होते हैं और अगले पेज पर कॉर्नर में छुपा हुआ आपको एक छोटा सा सांजी दिखेगा जो जेलिसिस में एक रुमाल चबा रहा है। एंड अगर आप लोग अभी तक चैनल पे हो और वीडियो देख रहे हो यार, तो क्या वेट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए। एक और छोटा सा पर सिग्निफिकेंट डिटेल सांजी की क्वीन के साथ बैटल के एंड में छुपा हुआ था। अगर आपने कभी ध्यान दिया होगा तो सांजी के भाई बहनों की आईब्रोज 66 जैसी दिखती है, बल्कि सांजी की हमेशा उल्टी रहती है। लेकिन जब उसने फाइनली अपनी एबिलिटीज अवेकन की तो उसकी आईब्रोज भी 66 जैसी हो गई। बैटल खत्म होने के बाद सांजी की आईब्रोज वापस नॉर्मल हो गई। इसका मतलब है कि वो अपनी जर्मन एबिलिटीज ऑन और ऑफ कर सकता है। उसने ये एस रैंक के साथ फाइट में कंफर्म भी किया जब उसकी आईब्रोज फिर से रिवर्स हो गई और अचानक एस शार्क उसे टच नहीं कर पा रहा था। भले ही आपने नोटिस किया हो कि 20 पायरेट्स के किंग, क्वीन और जैक प्लेइंग कार्ड्स पर नेम्ड है, आई बेट आपको ये नहीं पता होगा। देखो, भले ही ये काम ऑब्वियस है, फ्लाइंग 6 भी कार्ड गेम्स पर नेम्ड है। सास्की, ब्लैक मारिया और उल्टी सब कार्ड से खेले जाने वाली गेम्स हैं। पर बात यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि हर हेडलाइनर भी कार्ड गेम जैसे होते हैं, जैसे सोलिचेयर और पोकर पर नेम्ड है। चलो अब कुछ ऐसा रिवील करते हैं जो आप सब कभी ना कभी जानना चाहते हैं। जिन स्ट्रो हेड्स के पास डेविल फ्रूट नहीं है, वो कौन सा डेविल फ्रूट चुनते अगर उन्हें मौका मिलता? जोरो काइडो का डेविल फ्रूट चुनता, लेकिन वो उसे खुद नहीं खाता, वो उसे अपनी एक तलवार को दे देता। नामी एनल का गोरो गोरो नोमी लेती क्योंकि वो उसके फाइटिंग स्टाइल से मैच करता है। उसो पोकी पोकी नोमी खाता क्योंकि इन्फिनिट पॉकेट्स का मतलब है इन्फिनिट ट्रिक्स। सांजी सैरू पिंक का सुई सुई नोमी लेता क्योंकि वेल मुझे नहीं पता क्यों। और फाइनली फ्रैंकी ऑब्वियसली बेबी 5 का बिको बिको नोमी लेता क्योंकि उसे बस और वेपन्स चाहिए। ओके, आप सब जानते हो कि एनिमी कैरेक्टर्स के बाल पूरे शो में सेम रहते हैं, लेकिन वन पीस अलग है क्योंकि क्रू में सबके बाल बदलते रहते हैं। बस बात यह है क्रू के बाल काटने वाले हैं उसोप, सांजी और रोबिन। चैप्टर 1963 में माउंटेन गोड यामा को जिंदा दिखाया गया है, भले ही कुछ चैप्टर पहले ओडिन ने उसे 2 टुकड़ों में काट दिया था। इसका एक्सप्लेनेशन काफी सिंपल पर अजीब है। देखो, जब ओडिन ने माउंटेन गोड को काटा तो उसका कट इतना साफ था कि यामा की बॉडी आसानी से वापस जोड़ी जा सकती थी। ऐसा करते हुए अभी तक किसी और को नहीं देखा गया है, जो दिखाता है कि ओडिन कितना स्ट्रॉन्ग है। हम पहले ही कह चुके हैं कि ओडा को कैरेक्टर डिजाइन करते वक्त दूसरा मीडिया से इंस्पिरेशन लेना पसंद है, लेकिन कभी कभी वो स्पेसिफिक पैनल्स ड्रॉ करते वक्त भी इंप्रेशन लेता है। फॉर एग्जाम्पल, जब वो क्योतो गया, ओडा ने किंकुजी टेम्पल में 2 ड्रैगन की तस्वीरें देखी। उन्होंने तुरंत सोचा कि उन्हें ये ड्रॉ करना है और उन्होंने बाद में किया भी। जब मोमोनोसुके ने रूफटॉप पर काइडो को कन्फ्रंट किया तो उसको वहीं से वो इंप्रेशन मिली थी। एंड नाउ यहाँ पर एक मजेदार वाली बात पे आते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कैप्टन किड पायरेट कैसे बना? देखो, वो किलर, वायर और हीट सब साउथ ब्लूम में राइवल गैंग्स का लीडर था। भले ही वो राइवल्स था, वो दोस्त भी था। एक दिन आइलैंड की सबसे स्ट्रॉन्ग गैंग ने किड की बचपन की दोस्त विक्टोरिया को मार दिया। इससे किड इतना गुस्सा हुआ कि उसने अपने राइवल्स के साथ टीम अप किया और उस गैंग को हराकर विक्टोरिया का बदला लिया। उसके बाद किड ने डिसाइड किया कि वो पूरी जिंदगी एक छोटे से आइलैंड पर नहीं रहना चाहता, तो वो अपने दोस्तों के साथ पायरेट बन गया। याद है मैंने कहा था कि सारे एडमिरल्स के नाम एक कलर और एक एनिमल पर रखे गए हैं। वेल, पता चला है कि उनके अलावा एक और कैरेक्टर है जिसका नाम भी ये रूल फॉलो करता है। वो कैरेक्टर है कोमी, मरीन्स क्रिमिनल इन्वेस्टिगेटिव सर्विस का डायरेक्टर, जिसका नाम का मतलब है ब्लैक हॉर्स। लेकिन सिर्फ यही चीज उसे एडमिरल से नहीं जोड़ती, उनकी तरह वो भी रियल लाइफ एक्टर अकाइरा कोबायाशी पर मॉडल्ड है। क्या इसका मतलब है कि कोमी अगला एडमिरल बनेगा? वेल, किसको पता। लेकिन एक चीज जो हम जानते हैं वो ये है कि हर मरीन का एक रिटन टाइप ऑफ जस्टिस होता है जिसे वो फॉलो करता है। जैसे अभी तक हमने शो में एब्सोल्यूट जस्टिस, अनक्रिटेन जस्टिस और लेजी जस्टिस देखा है। बहुत लोग क्यूरियस थे कि दोनों एडमिरल्स कौन से जस्टिस फॉलो करते हैं। ओडा ने हमें जवाब दिया, एडमिरल ग्रीनवुल डिटरमिनेंट जस्टिस को सपोर्ट करता है, जो एब्सोल्यूट जस्टिस जैसा ही है, जबकि फुजितोरा ह्यूमन जस्टिस फॉलो करता है, जिसका मतलब है कि वो बेगुनाहों को बचाना, क्रिमिनल को पकड़ना को सबसे ऊपर रखा है। हाल ही में हमें एगहेड पर हमें डॉक्टर वेगापंक और उसके 6 सैटेलाइट से मिलाया गया। उनमें से पाइथागोरस को देखते हुए एक फैन ने कुछ इंटरेस्टिंग नोटिस किया। पाइथागोरस का डिजाइन उसे गवाना रोबोकुन नाम के एक शो की कैरेक्टर की याद दिलाता है, और अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो वो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल दिखते हैं। ओडा ने इसका जवाब देते हुए कंफर्म किया कि उन्होंने रोबोकुन से इंस्पिरेशन ली थी क्योंकि उन्हें वो शो 40 साल
साल पहले बचपन में देखना बहुत पसंद था। लेकिन ओडा के बचपन में और भी चीजें थी जिन्होंने उन्हें इंस्पायर किया। फॉर एग्जाम्पल, जब CP9 मेंबर्स अपने होम टाउन पहुँचते हैं जहाँ सभी फ्यूचर CP मेंबर्स ट्रेन होते हैं, हम ये टावर देखते हैं जो वेंजू की इस चाइनीज टेम्पल जैसा ही दिखता है। ओडा ने कहा कि वो CP9 ट्रेनिंग ग्राउंड को चाइनीज ओरिएंटेड रखना चाहता था क्योंकि वो बहुत सारी कुंफू मूवीज देखते हुए बड़ा हुआ है। लेकिन जैसा आप गेस कर सकते हैं, रेफरेंस यही नहीं रुकता। लूफी का सिग्नेचर गियर फोर्थ पोजीशन भी रियल वर्ल्ड की किसी चीज से इंस्पायर है। वो स्पेसिफिक पोज नियो स्टैचूज जैसा है जो बुद्धिस्ट टेम्पल की रक्षा करते हुए पाए जाते हैं। ये स्टैचूज पावर्स को सिम्बलाइज करते हैं और अगर मुझे गियर फोर्थ को एक शब्द में डिस्क्राइब करना हो तो वो पावर ही है। बिग मॉम की बैक स्टोरी में हमने 2 यंग जायंट्स देखे, जोरल और उसके दोस्त। हम सब जानते हैं कि जोरल बड़ा होकर कौन बना, लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि हमने उसकी दोस्त को भी शो में बहुत पहले देखा है। देखो, ये जायंट्स कोई और नहीं, सैंटिस है। वो जेंट्स जो साबाओडी के ऑक्शन हाउस में इम्प्रेस था। उस वक्त उसने कहा था कि अगर वो स्ट्रे हेड्स से फिर कभी मिला तो फिर वो उनका एहसान चुकाएगा, और वो वही कर रहा है क्योंकि वो न्यू जेन पायलट का मेंबर है जो स्ट्रो हेड ग्रैंड फ्लीट का हिस्सा है। ओके, ये कनेक्शन शायद इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन बिग मॉम की बचपन की दोस्त गेट का क्या आप जानते हैं कि वो बड़ी होकर कौन बनी? वेल, वो न्यू जेन पायरेट्स की डॉक्टर है और आप उसे इस सीन में साफ देख सकते हैं। हम उसे वेगापंक की बैक स्टोरी में भी दूसरे जायंट्स के साथ ओहारा से बची हुई सारी किताबें इकट्ठा करते हुए देख सकते हैं। इम्पेल डाउन में क्विड रहते हैं। डोफ्लेमिंगो ने तेसोरो से पूछा कि क्या उसे पढ़ने के लिए न्यूज़पेपर मिल सकता है क्योंकि वो बोर हो रहा था, और तेसोरो ने ऑब्वियसली मना कर दिया। तो अगली बार जब हमें डोफ्लेमिंगो को देखा तो वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। बहुत लोगों ने सोचा कि तेसोरो को उस पर दया आ गई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसे न्यूज़पेपर इसलिए मिला क्योंकि वो सबसे इन्फ्लुएंशियल क्रिमिनल है। इसी कारण से वो जेल में बहुत से लोगों को जानता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जुनुत्सु समुद्र के बीच में खड़ा कैसे रहता है? I mean, वो विशाल है पर फिर भी ये पॉसिबल नहीं लगना चाहिए। वेल, किसी ने ओडा से यही सवाल पूछा और उन्होंने जवाब दिया कि जुनुत्सु एक नॉर्मल हाथी नहीं बल्कि एक नटाइमी नोरोडिया हाथी है। अब तुम ही पढ़ लो इसको, ठीक है? एक ऐसी स्पीसीज जिनके लेग्स ओवरसाइज होते हैं और उनमें मल्टीपल जॉइंट्स होते हैं। ये सोचते हुए कि जुनुत्सु लगभग 35 किलोमीटर लंबा है, उसके लेग्स कम से कम 30 किलोमीटर लंबे होने चाहिए, जिसके कारण से वो तैर पाता है। यस, वो चलता नहीं है, वो तैरता है। शो में हमने कई स्काई आइलैंड्स देखे हैं, लेकिन न्यू वर्ल्ड में स्काई आइलैंड बलून टर्मिनल सबसे अलग है। इनमें डिफरेंस ये है कि ये आइलैंड हवा में तैर नहीं रहे बल्कि उसे हजारों हीलियम बलून्स ने पकड़ के रखा है। और ये बलून्स वहाँ पहुँचे कैसे? वेल, ये बलून्स उन बदनसीब बच्चों से आते हैं जिन्होंने गलती से अपने बलून छोड़ दिए थे। ये मजाक नहीं है। तो आज की वीडियो यहीं तक ही रखते हैं। जिसको वीडियो पसंद है लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इसका पार्ट 2 में जरूर लेकर आऊंगा क्योंकि 91 सीक्रेट्स हैं जिनको अभी तक ओडा ने रिवील नहीं किया है और मैं आपको जरूर बताऊंगा। वीडियो काफी लंबी हो चुकी है एंड एडिट करने में तोते लाल हो जाते हैं भाई लोगों, ठीक है ना? तो इस साथ मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।